चलिए 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 नया स्टार्ट करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे अब करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम का है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो इसको बोलेंगे हम आईटीसी। और आईटीसी के बारे में हम लोगों ने बेसिक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आपको फिर भी वो बेसिक की चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या बोला था मैंने बेसिक में? मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, यहाँ से लेकर पूरा फैक्ट्री से लेकर आगे जो सप्लाई बताई थी, ये सप्लाई चेन है। फिर उसके बाद बताया था मैंने जैसे होलसेलर हो गया, फिर आगे क्या बताया था मैंने, डीलर, और डीलर के आगे क्या होगा, कंज्यूमर। ऐसा करके मैंने एक आपको पूरा इलस्ट्रेशन दिया था कि गुड्स की जो फैक्ट्री से प्राइस चलती है वो उसकी प्रोसेस कॉस्ट के बाद उसका जो मार्जिन जोड़कर, फिर जब पहले के समय का और अभी के समय का सब दोनों प्रकार से मैंने आपको बताया था, प्री रिजिम में क्या होता था, पोस्ट रिजिम में क्या होता था। अब सिर्फ उसके क्रक्स पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पूरी सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी? इंपॉर्टेंट चीज़ थी आईटीसी, जिसकी वजह से आपके जो इफेक्ट था टैक्स ऑन टैक्स वाला, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हो? कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ था। याद है आपको? कैस्केडिंग इफेक्ट मैंने ये कहा था कि जब भी आप किसी गुड्स पर कुछ टैक्स लगाया और उस टैक्स पे भी अगर टैक्स लगा दो तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और ये चीज़ गलत है, ये गलत है। जबकि प्री रिजीम में क्या होता था कि पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती थी एक्साइज ड्यूटी, और उसके ऊपर फिर क्या लगाते थे हम लोग, बेट भी लगाते थे। याद है आपको? प्री रिजीम का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है और बेट भी लग रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि जब हम बेट को पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट के पास भेजते थे बेट पेमेंट, तो एक्साइज ड्यूटी का उसमें आपको सेट ऑफ मिलता था क्या, क्रेडिट मिलता था क्या? नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और बेट किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो एक दूसरे को इसकी कोऑपरेट नहीं करते थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मोदी जी और शिवराज जी जो हमारे यहाँ हैं, ये भाई इसलिए कोऑपरेट नहीं करते थे क्योंकि सेंट्रल का फंड अलग है, स्टेट का फंड अलग है, ये कैसे एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट था प्री रिजिम में, वो था तो उससे बेट में कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आया था, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म तो हुआ था, लेकिन बेट का ही आपको आईटीसी मिलता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होने लगा, जब से जीएसटी आया, एक्साइज ड्यूटी ही हटा दी। अब क्या हो गया, पूरे तरीके से पूरी होल सप्लाई चेन में आप देखेंगे पूरी जगह पे जीएसटी होगा, और जीएसटी है मतलब दोनों का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये दोनों आपस में हर सप्लाई चेन में आप देखेंगे स्टेज पर आपको कोऑपरेशन मिलेगा, आपको एकदम सीमलेस फ्लो बोलेंगे जिसको हम, आईटीसी का फ्लो बना रहेगा, और उसका आपको क्या मिलता रहेगा, सेटअप मिलता रहेगा। और इसलिए हमने कहा था कि इफेक्टिवली खत्म हो गया कैस्केडिंग इफेक्ट। पहले इफेक्टिवली वर्ड यूज़ नहीं किया करते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया ऐसा बोलते थे, लेकिन इफेक्टिवली कब खत्म हो गया, जब आप देखिएगा जब बेट की बात करते थे तब भी आपको बेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, लेकिन इसमें क्या होता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का नहीं मिलता था। लेकिन अब चूंकि जीएसटी आ गया तो जीएसटी में अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा जीएसटी हो गया, तो पूरी तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक आपको आईटीसी का सेटअप मिल जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है आपका आईटीसी। आप देखिएगा आईटीसी किस तरीके की चीज़ में यूज़ होता है। देखिए जो भी सप्लाई कर रहा है सप्लायर, उसके ऊपर एक लायबिलिटी आती है, आउटवर्ड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों लिख रहा हूँ मैं, आउटवर्ड टैक्स मतलब जो कि आपने सप्लाई किया है उस पर लायबिलिटी आएगी, तो इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, राइट। इस लायबिलिटी को पे करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका क्या, कि सबसे पहला तरीका यह होता है कि आपने जो इनपुट पे टैक्स देके आए हो ना, जो इनपुट खरीदा था, अब इनपुट क्या होता है इसको भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ना इनपुट भी समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे जो वर्ड लिख रहा हूँ वो है आपका इनपुट टैक्स, राइट। इनपुट टैक्स किस पे मिलता है, किस पे नहीं मिलता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चर्चा है आपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में पढ़नी है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर आपको मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये लायबिलिटी आपकी यहाँ से कम हो जाएगी,
और बचा हुआ अमाउंट जो है आपका वो आप कैसे पेमेंट करेंगे, कैश में करेंगे। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक में आपको बताई हुई थी, अभी फिर से रिकॉल करा रहा हूँ मैं। क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो फिर चैप्टर को पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, राइट। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो गई हैं। यहाँ पे आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है, उस लायबिलिटी का पेमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहले आपके पास जो आईटीसी रखा होगा उस आईटीसी का यूज़ कर लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, अरे जो आप लेकर आए हो ना, क्या लेके आए हो आप, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो 3 प्रकार से चीज़ों से आपको आईटीसी मिलता है। आपको बता दूं, एक अभी अपन डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनपुट बोले तो खाली इनपुट गुड्स की बात हो रही है, लेकिन उसमें इनपुट गुड्स नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इनपुट लिखा जाता है। दूसरा एक होता है कैपिटल गुड्स, क्या बोलते हैं इसको हम, कैपिटल गुड्स। और एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इनपुट, बट इसमें सर्विसेज ऐड किया जाता है, इनपुट सर्विसेज। तो अगर आप देखें तो आईटीसी आपके पास जो इकट्ठा हुआ होगा, क्योंकि देखो जैसे मान लो आप कोई किराने की दुकान है आपकी, तो आप पहले इनपुट भी लेके आओगे, इधर स्टॉक भी लेके आओगे, ठीक है। किराने की दुकान में आपको फर्नीचर की जरूरत भी होगी, तो फर्नीचर है जिसको आप बैलेंस शीट में ले जा रहे हो। मैं आपको बहुत शॉर्ट में अगर बात करूँ ना, यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट भी लिखा हुआ है, देखो आप नीचे इस चैप्टर में ये सब बताने के बाद, जो इंट्रोडक्शन है इसको बताने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपके उसमें डेफिनेशन पार्ट। तो मैं वहीं पे आने वाला हूँ। एक तो बात करने वाला हूँ बिजनेस का। क्यों बिजनेस की बात करने वाला हूँ, क्योंकि बिजनेस में ही आईटीसी मिल सकता है आपको। आप समझिए, आप बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आप अपने पर्सनल या कंज्यूमर हैं, आप B2B ट्रांजेक्शन होता है, तो वहाँ पे आईटीसी की जरूरत होगी ना आपको, राइट। अगर आप कंज्यूमर है तो आपको आईटीसी से कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं है आपको, राइट। तो बिजनेस की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, बकवास यहाँ पे आपको कुछ भी दिमाग में लोड मत लीजिएगा। आपको जिन जनरल जो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें बिजनेस होती हैं, राइट। यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसको आप जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो। बात आती है कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स मतलब क्या, जिस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। अब देखिए मैं बात करूँ, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, लेकिन मैं, आप देखिएगा मैंने ऑफिस के लिए अगर मान लो मैंने AC लगवाया है, या ऐसे कुछ भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो मेरे को ज़रूरत है ऑफिस चलाने के लिए, फर्नीचर तो होगा, तो क्या मुझे इस पर आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और सबसे पहले ये बताइए कि किस कैटेगरी में आएगा। क्या मैं इसको सेल करने के लिए आया हूँ, इनपुट बोल सकते हैं क्या इसको हम, इनपुट नहीं बोलेंगे। इनपुट मतलब जो स्टॉक होगा उसकी बात कर रहे हैं इनपुट, ठीक है। लेकिन फर्नीचर लाया हूँ, AC लाया हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेरी कैपिटल गुड्स हैं। क्यों कैपिटल गुड्स को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, इसको इस तरह से जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इसको अगर टेक्निकली आप समझें कि जो चीज़ आप बैलेंस शीट में ले जा रहे हो ना, वो सब कैपिटल गुड्स है। जिसको आप कैपिटलाइज कर रहे हो, जैसे एसेट्स हो गई आपकी, फिक्स एसेट्स वगैरह हो गई, वो सब कैपिटल गुड्स है। इस तरीके से समझिए आप, तो जल्दी समझ में आएगा। कैपिटल गुड्स मीन्स द गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business। देखो बिजनेस वाली बात जरूर आनी चाहिए। जब आप आईटीसी की बात करोगे तो बिजनेस होना ही चाहिए। अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेके आ रहे हो तो वहां पे आईटीसी की बात नहीं होगी, कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो कैपिटल गुड समझ में आ गया। और कन्वेंस क्या होते हैं, ये टर्म्स हैं, इसको सिर्फ आपको समझना है। कन्वेंस का मतलब साधन जिससे आप सामान इधर से उधर ले जा सकते हो, चाहे वो वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, व्हीकल हो, है ना, या पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कन्वेंस है, राइट। तो ये डेफिनेशन पार्ट में आ गया। तीसरा इनपुट की बात कर रहा है ये। इनपुट मतलब गुड्स यार, अदर देन कैपिटल गुड्स, बस बात समझ लीजिए। गुड्स है लेकिन अदर देन कैपिटल गुड्स है, वो है आपका इनपुट, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। आप समझ रहे हो क्या ऐसा आ रहा है मेरा, स्टॉक के लिए, राइट। फिर है इनपुट सर्विसेज, वो आप समझते हो। अब जैसे मैंने ऑफिस में ब्रॉडबैंड लिया हुआ है, एयरटेल का, जियो का वाईफाई लगवाया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो मैंने ली है ना, ये सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज ली है मैंने। किस लिए लिए, मैंने अपने प्रोफेशन के लिए लिए, बिजनेस के लिए लिए। तो क्या मुझे इसका आईटीसी मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। तो ये इनपुट सर्विसेज हो गई। तो मैंने आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये 3 कैटेगरीज है जो आपको, इन 3 के अलावा आप समझिए इस चीज़ को, यहीं से आपको आईटीसी मिल सकता है। इस चैप्टर में आईटीसी को समझाने के लिए, और ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए यूज होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अगर पर्सनल यूज के लिए किया है तो आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा।
तो इस पूरे डायग्राम को यानी आप इसको बिल्कुल दिमाग में ना फीड कर लो अच्छे से, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब हम किसी चीज़ को पूरा तरीके से एंगल को समझ लिए ना उसके, तो आपको ना ये चीज़ें, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है ना हर बार है ना आपको बीच में आने वाली है, चैप्टर्स के बीच में आने वाली हैं, इसलिए आप लोग ना अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। कैश मतलब देखिए, आपने लाइबिलिटी मान लो आपकी आ रही है 50,000 रुपये की और आपके पास आईटीसी अवेलेबल है 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये तो आपने आईटीसी का यूज़ कर लिए ना, राइट। अब बचे कितने, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का पेमेंट कैसे करोगे, कैश में कर दो, कैश और बैंक, राइट, कैश और बैंक, ये सिस्टम है। तो कहना ही चाह रहा है कि लाइबिलिटी जो होगी ना आपकी, आउटवर्ड लाइबिलिटी जो भी टैक्स लग रहा होगा आपके ऊपर, जो लाइबिलिटी आ रही है ना, उसको सेटअप आप आईटीसी से कर लो, पहले आईटीसी का यूज़ कर लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो टैक्स पे करके आए हो, ठीक है ना। और यहाँ पे कैश और बैंक का यूज़ कर लो, बाद में जो बच जाए उतना पेमेंट कर दो सरकार को, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आउटपुट लाइबिलिटी जो होती है आपकी, आउटपुट टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स बोलते हैं इसको, ये जो होता है इसको आप आईटीसी सेटअप कर सकते हो, और फिर जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम कैश और बैंक से कर सकते हैं। एक होता है टर्म आती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इस टर्म को मैं ना अलग से डिफाइन करूंगा, इसको अभी यहाँ पे मत पढ़िएगा, राइट। एक आता है इनपुट टैक्स। देखिए इनपुट टैक्स मतलब क्या, ये बात आपको समझ में आ गई। जो भी हमने इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज लाने में, कंज्यूम करने में, बिजनेस में यूज करने में आपने जितना टैक्स पे किया होगा ना, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, राइट। और उस इनपुट टैक्स का आपको क्रेडिट भी मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो पेमेंट आपने किया है। और जब हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी चुका रहे होते हैं तो आईटीसी को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। देखो एक रजिस्टर्ड पर्सन वाली बात आ गई ना, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो और आपको आईटीसी चाहिए तो आप रजिस्टर्ड होगे। आईटीसी वही ले सकता है जो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति आईटीसी नहीं ले सकता। ये बात मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, राइट। अभी पढ़ेंगे हम सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सारे सेक्शंस हैं आईटीसी के। आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए, हमको ये सेक्शंस जो पढ़ने हैं यहाँ पे स्टडी जो करनी है, सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सारे सेक्शंस हैं जो आपको अभी स्टडी करने हैं। हम एक एक करके सेक्शन उठाते आएंगे, सेक्शन 16 उठाएंगे, 17 उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। लेकिन मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन सेक्शंस के बीच में ये सब चीज़ों का जिक्र होगा, और वहाँ पे आप परेशान मत होना कि सर इसको इनपुट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये वहाँ मत पूछना, राइट। अगर पूछ लो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ भी लेना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब कि जब चीज़ यहाँ समझ में जाएगी वहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, राइट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। हम लोग एक एक सेक्शन को उठाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, राइट। अच्छा 21 तक आपको जाना है, क्योंकि 22 से क्या चालू जाता है पता है ना आपको, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, और वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट मैं इसको दोबारा से पढ़ा दूंगा, है ना, पढ़ा दूंगा एक बार, क्योंकि आप लोग शायद भूल गए होंगे, तो मैं पूरा चैप्टर इसको फिर से पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल फोकस 16, 17, 18, 19, 20, 21 पे करना है। आईटीसी चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट, और टेक्निकल है, इसलिए लोगों को कठिन भी लगता है। लेकिन जब चीज़ें समझ में आती हैं, जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, वो चीज़ आसान हो जाती हैं। अब इतनी स्टडी में आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपके अंदर डर है, तो वो डर होना स्वाभाविक है, रहेगा ही। अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूनिटरी टैक्स चार्ज ऑन में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ मेड टू हिम एंड इंक्लूड्स द इंटीग्रेटेड टैक्स। देखो जहां जहां से आईटीसी मिल सकता है, आपने जहां जहां भी टैक्स का पेमेंट किया होगा ना, वहां वहां सबसे जगह से आपको आईटीसी मिल सकता है। जैसे आपने इंपोर्ट किया होगा, जब गुड्स इंपोर्ट करते हो तो आपको क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, आईजीएसटी, उसका आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। सेक्शन 9394 आपने पढ़ा है, आरसीएम का कॉन्सेप्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ाया है, लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन 9 याद है, 91, 92, 93, 94, 95, फिर 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे बनाए थे। और उसके बाद फिर मैंने एक एक चीज़ को आपको समझाया था। तो ये आरसीएम के अंतर्गत जो टैक्स बनता है उसका भी आपको इनपुट टैक्स बोलते हैं इसको, वहाँ पे भी इनपुट टैक्स रेट मिलता है। और फिर इसके 53, 54 भी बता दिया मैंने, और ये सारे सेक्शन हैं, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यूनिट टेरिटरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सारे चीज़ें जो होती हैं, हाँ, लेकिन इसमें कंपोजिशन लेवी नहीं आएगा।
इनपुट टैक्स कभी भी कंपोजिशन लेवी वाली बात पे नहीं आता। पता क्यों नहीं आता है, आपको बताया था। टैक्स पेड अंडर द कंपोजिशन लेवी, अगर आपने वहां पे टैक्स पे किया होगा ना, जैसे आप कंपोजिशन डीलर हैं तो ना तो आप आईटीसी ले सकते हो ना आईटीसी दे सकते हो, इसलिए कभी इनपुट टैक्स की बात ही नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए। और इनपुट टैक्स है तो क्रेडिट का फायदा भी मिल सकता है, बस सीधी बात है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्या होता है, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, राइट। फिर है इनवाइस और टैक्स इनवाइस, ये सब बातें मैं कर चुका हूँ। सेक्शन 31 में मैं बता चुका हूँ कि इनवाइस कब इशू किया जाता है, टैक्स इनवाइस कब इशू किया जाता है, ये भी आपको सब बातें हो चुकी हैं। क्वार्टर क्या होता है ये भी बताया था मैंने। इसके ऊपर क्या है, इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, जो सप्लाई आप यहाँ ले रहे हो इनवर्ड है, राइट। और इसके बाद जो आप सेल करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया था, याद करो आप, ऐसे करके फिर मैंने बोला था ये सप्लाई लोगे आप तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड, राइट। और इसको जब हम सप्लाई देंगे किसी को तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, राइट। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इनवर्ड सप्लाई क्या होती है वो आप समझ लीजिए। ये तीनों प्रकार की सप्लाई हैं, ये सब चीज़ों का जिक्र आपके इसमें आएगा। इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू ए पर्सन सेल मीन्स रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ वेदर बाई परचेज, एक्विजिशन और एनी मीन्स अदर विथ और विदाउट कंसेशन, राइट। विदाउट कंसेशन भी सप्लाई मानी जाती है, आपको पता है, शेड्यूल 1। ठीक है, फिर क्वार्टर्स की बात की। क्वार्टर का मतलब समझते हो ना, वो तो आप अच्छे से समझते ही हो। ठीक है, मंथ वाला जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च, फिर उसके बाद 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। ये जरूरी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे कोई भी मंथ को नहीं कि कोई भी 3 महीने लगातार मिल जाए तो उसको आप ले लो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, क्या लिखा है, क्वार्टर सेल मीन्स ए पीरियड कंप्राइजिंग द कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स एंडिंग ऑन द डेट ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर ऑफ ए कैलेंडर ईयर, राइट। तो लास्ट डे ऑफ द, ये नहीं लिखा है कि 31 मार्च, ऐसा नहीं लिखा है, लास्ट डे ऑफ द मार्च, लास्ट डे ऑफ द जून, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वार्टर होता है। रिसिपेंट क्या होता है वो अच्छे से आप जानते हैं। रिसिपेंट को एक एंगल को समझिए, सप्लाई मैंने आपको दिया, आप रिसिपेंट है। अब इसको आप समझिएगा, रिसिपेंट मतलब कि जो, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रिसिपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ मीन्स वेयर कंसेशन इज पेएबल, जहाँ कंसेशन पेएबल होगा फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसेशन, राइट। जो लायबल होगा कंसेशन देने के लिए वो रिसिपेंट माना जाएगा। वेयर नो कंसेशन पेएबल, तो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल और टू हुम पोजीशन और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल, राइट। जहाँ कंसेशन नहीं है पेएबल, तो जिसको दिया गया है, जिसको अवेलेबल कराया गया है, जिसको डिलीवर्ड किया गया है, जिसके पोजीशन में गुड्स है, वो रिसिपेंट माना जाएगा। बात समझ आ रहा है। एंड वेयर नो कंसेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ ए सर्विस द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड। देखो ये तो गुड्स के मामले में हो गया बी में, और सी में सर्विसेज के मामले में बोला कि जिसको सर्विसेज दी है वो रिसिपेंट होगा। बात समझ में आया। इसको ऐसे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मैं हर बार आपको बताते चल रहा हूँ, सप्लायर होता है एक, रिसिपेंट होता है, सप्लायर होता है एक, रिसिपेंट होता है, बस। And any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient of supply and shall includes an agent acting as a, इसके यहाँ पे एजेंट भी हो सकता है, जैसे प्रिंसिपल के यहाँ पे एजेंट होता है, राइट। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूँ ना। रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है अंडर सेक्शन 25 में, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड पर्सन हैविंग ए यूनिक आइडेंटिटी। ये मैं आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, यूआईएन वगैरह क्या होता है वो मैं आपको वहीं बता दूंगा, राइट। ये ध्यान रखना, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। मैंने जो आपको पढ़ाया था वहां पे टैक्सेबल पर्सन पढ़ाया था। टैक्सेबल पर्सन में क्या लिखा हुआ है, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 में वो टैक्सेबल पर्सन होता है, या फिर जो भी अंडर सेक्शन 24 में रजिस्टर्ड है के वजह से होगा। यानी कि देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाओ तो 22 में कवर होता है, और 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात होती है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप वो कुछ काम कर रहे हो जो उसमें लिखा हुआ है 24 में, तो उसकी वजह से आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने इंटरेस्टेड सप्लाई कर दी गुड्स की, तो डेफिनेटली आपको क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। आप लायबल टू भी रजिस्टर्ड हो जाओगे, समझ रहे हो। तो वो व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड है या लायबल टू भी रजिस्टर्ड है, तो वो व्यक्ति 22-24 में कवर होने वाला व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन कहलाता है, टैक्सेबल पर्सन, राइट। ये क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें फर्क है। सप्लायर क्या होता है आप पढ़ लीजिएगा, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की, ये हमारे लिए नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, जो लेवेबल है अंडर दिस एक्ट, कोई भी सप्लाई जिस पर जीएसटी लगाया जाएगा, लेवेबल
अंडर दिस एक्ट वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसको मैंने अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में इसको यूज़ किया जाता है, राइट। तो इसमें मकान का फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ जाके आपका डेफिनेशन पार्ट खत्म कर दिया। ये डेफिनेशन पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये सेक्शन जब हम स्टडी करेंगे तो इन टर्म्स का यूज़ होगा, इन टर्म्स का यूज़ होने वाला है। इसलिए आप लोग ना, और ऐसा इसको रटने मत बैठ जाना, नहीं तो आप बिजनेस की डेफिनेशन रटने बैठ जाओ, नहीं करना है इसमें, कुछ भी परेशान मत होना इस जगह पे, राइट। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी, इनपुट, ये इनके बारे में बताया, ये चीज़ें आपको समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की है, राइट, ताकि ये चैप्टर आपको समझ में जाए। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16 से, ये चैप्टर स्टार्ट करें। सेक्शन 16 पढ़ रहे हैं पहले अपन। देखो इस चैप्टर में क्या क्या बातें होंगी मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये पूरा जो चैप्टर है आईटीसी का, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सा व्यक्ति जो कि एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए, ठीक है, कंडीशंस उसको कौन कौन सी पूरी करनी होंगी जब उसको आईटीसी मिलेगा, कौन कौन सी कंडीशन उसको पूरी करनी होगी जब उसको आईटीसी मिलेगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा आईटीसी की बस दे दिया, आईटीसी के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास कंडीशंस होंगी, वो कंडीशंस अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16 जिसमें लिखा है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। तो सेक्शन 16 की बात करें हम, एलिजिबिलिटी, कौन सा पर्सन है जो एलिजिबल होगा, आप समझिए इस चीज़ को, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 16 में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, एलिजिबिलिटी पढ़नी है, कौन सा व्यक्ति एलिजिबल है और कौन सा नहीं है, राइट। और क्या पढ़ना है साथ में, एंड कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको आईटीसी दिया जाए, ऐसे थोड़ा ना दे देंगे, ठीक है। फॉर टेकिंग आईटीसी, फॉर टेकिंग आईटीसी। अब इस चैप्टर को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे अपन लोग, है ना, इसमें कोई वजन लेने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर ये भले ही आपके कितना 2-3 पेज का दिख रहा हो, लेकिन ये चीज़ें आप एक बार अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक एक करके अपन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन एलिजिबिलिटी, इसी में लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मैंने कहा था ना व्यक्ति रजिस्टर्ड होगा तभी आपका लिए एलिजिबिलिटी होगी, अदरवाइज आप आईटीसी लेने की बात ही नहीं आएगी, राइट। 2 मिनट स्टॉप करना, पॉज कर देना।